आरोप ये लगाए जाते हैं कि जानबूझकर जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये भी एक मुद्दा रहेगा यहाँ के लोकसभा चुनाव में। देखिए, ये स्वतंत्र एजेंसी है और इनके अपने वैधानिक अधिकार है भारत के संविधान के अंदर, जिसके तहत एक कार्य करती है। आप अगर इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि भाई ये जो है किसी स्पेसिफिक निर्देशन पे काम कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट है, न्यायालय है माननीय, वहाँ से आपको राहत मिल जाए, वहाँ से राहत ले लीजिए। अगर कोई गलत करेगा तो उसके लिए हमारी जो न्यायिक व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सभी को अपने पास अलग से पावर दिए गए हैं। न्यायपालिका भी उसमें एक है, कार्यपालिका है, हम लोग विधानसभा है, विधायिका है। तो अगर यदि आपको यदि लगता है कि भाई जो है अभी जो सत्ता में हम लोग हैं तो इन्होंने कुछ गलत किया है, तो अपने पास न्यायपालिका भी है। जब आपके पक्ष में आता है तब सब कुछ सही हो जाता है, सत्य का जीत हो जाता है। आपके विपक्ष में आता है तो आप कोर्ट तक को भी कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूकते हैं। तो भाई सभी लोग गलत हो जाए और गांधी परिवार और विपक्ष वाले सही हो जाए तो ये तो कहीं से नहीं चलेगा। तो ये भी तो सवाल उठना लाजमी है ना कि जो बीजेपी शासित प्रदेश है, क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? वहाँ पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? निश्चित रूप से नहीं है भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार रहता तो ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये उन पे भी कार्रवाई करती। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो रेमेडी हुआ है, भ्रष्टाचार के जो भी कारक थे उनको हटा के अलग किया गया है। नई टेक्नोलॉजी का जिस तरह से सहारा लिया गया है, आपके माध्यम से हमें उनका माननीय प्रधानमंत्री उस समय थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, उस वक्तव्य को याद कराना चाहूँगा जब उन्होंने कहा था कि हम लोग दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे पहुँचते 15 पैसा हो जाता है। आज मोदी जी ने 1 रुपया भेजने का काम किया है तो सीधे डीबीटी के माध्यम से अपने जो नागरिक है उसके खाते में जाता है। हम लोगों ने झारखंड के अंदर पिछले जो सरकार थी उसमें डीबीटी के माध्यम से कई एक योजनाओं का पैसा दे करके लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया था। आपको मालूम होना चाहिए 4 साल हो गए यहाँ के छात्र छात्राएं जिनको साइकिल मिलती थी, सिर्फ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उसको टेंडर करने का काम ये लोग कर रहे थे। टेंडर करते, क्यों टेंडर करना चाहिए? आप जब डीबीटी के माध्यम से उसको देते हैं मौका और साइकिल खरीदती है बच्ची जा करके, उसको मिल सकता था, लेकिन उस व्यवस्था को आपने अवरोध डालते हुए टेंडर करने का काम किया। कोई आके वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई उसमें मूव नहीं किया और साइकिल आज तक नहीं मिला। अभी आप कह रहे हैं कि साइकिल देंगे लास्ट ईयर में, जो 4 साल में बच्चे निकल गए उनका क्या दोष था? जब इस तरह के आप एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, जब इस तरह का प्रैक्टिस चलने का चालू करते हैं, तो ये भ्रष्टाचार वाला जो करप्शन वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं लोगों के ध्यान पे आता है, दिखता है कि सरकार का जो है मन जो है ना, इसमें कोई खोट है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे, सरकार ट्रांसपेरेंट रहे तभी जा करके हो, जनता के प्रति अकाउंटेबल रहे तभी जा करके उसको लाभ हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है इसके जो कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और ये सारे जो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के तरफ इंगित या दिखाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सारे चीज़ें जो आज सरकार झेल रही है वो उनके द्वारा ही की गई है, उनके कार्यशैली के कारण है और उनके गलत नियति के कारण है। ईडी का लगातार सम्मन आया सीएम को बावरी जी, इस पर उसके बाद वो कोर्ट भी गए हैं, लेकिन सम्मन के बाद वो हाजिर नहीं हुए, लगातार सम्मन के बाद भी। इस पर क्या कहेंगे? ये उनका विशेषाधिकार है, वो भारत के नागरिक भी हैं और वैधानिक तौर पे झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। अब उन्होंने अपने तरीके से जो डिसीजन लिया है ये तो उन्होंने लिया होगा अपने हिसाब से, लेकिन मेरा कहना है यहाँ चाहे भारत का प्रथम नागरिक हो या किसी देहात में झारखंड के किसी कोने में रहने वाला एक आम नागरिक हो, संवैधानिक रूप से सबको समान अधिकार है और सभी के पास कानून का उतना ही संरक्षण है और साथ साथ जो गलती करता है उसके ऊपर कानून का उतना ही शिकंजा भी है, इससे कोई बचा हुआ नहीं है। यही भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का और संविधान की ताकत का, बाबा साहब अम्बेडकर संविधान का सबसे बड़ी खूबसूरती है कि अगर आपने दोष किया है तो राजा का बेटा भी है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और आप निर्दोष हैं तो कोई आम नागरिक है तो उसको फंसाया नहीं जाएगा। ये भारत के कानून में ताकत है। मुझे लगता है कि इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे महकमा उनके साथ है, पूरी सरकार उनके साथ है, उनको कानूनन सलाह देने वाले गुणी और वरिष्ठ अधिवक्ता भी साथ में हैं।
तो वो जो डिसीजन कर रहे हैं मुझे लगता है वो अपने तरीके से जो कर रहे हैं वो उनको अच्छा लगता होगा या फिर उनका, लेकिन भारत के संविधान और कानून के हिसाब से जो बनता है वो जो सामने की एजेंसी है वो अपने हिसाब से करेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। राजभवन पर भी सवाल उठाए सरकार ने, कई बार लिफाफा कांड आपने देखा ही, और तमाम विधायकों को बचाया गया ये कहते हुए कि सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, और काफी उस वक्त नेशनल मीडिया तक ये सुर्खियों में रहा था। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान होता है। आप याद करिए, जब सरकार बनी थी, बड़े बड़े दावों के साथ सरकार बनी थी, 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को 1 साल के अंदर देंगे, 5,000 7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसे वक्तव्य माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा था चुनाव के समय में, और सरकार उनकी बनी थी। कई एक विषय में, भाई इनको परमानेंट कर देंगे, इसको आते कर देंगे, कई एक विषय उन्होंने कहा था। सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के साथ उन्होंने क्या सेल अपने ऊपर रखा, उसने कहा खजाना खाली है। इससे पहले जो सरकार थी वो लगातार अच्छे तरीके से चल रही थी, काम कर रही थी। आपने एक गलत बयानी, एक अपने आप को बचाव करने के लिए और अपने जो वायदे थे उसको पूरा नहीं करने का एक ढाल बना करके आपने कह दिया कि भाई आपने सरकार का खजाना खा लिया। तभी से बहानाबाजी चालू करते करते जब उससे वो आप आगे बढ़े, जब वो खटने लगा तो फिर मेरे सरकार गिरा दी जा रही है, मेरे सरकार हटा दी जा रही है। सारे यूपीए के साथी आपके साथ है, इतना बड़ा बहुमत आपके साथ है, कौन आपको गिरा देगा? ये आपको भी मालूम था ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो अपने फेलियर को स्वीकार नहीं करते हुए, उसमें सुधार ना करते हुए, उसका पूरा ठिकरा जो है वो विपक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मढ़ करके वो सोच रहे हैं कि भाई जनता का जो है वो मेरे ऊपर एक भावनात्मक या फिर एक है भाई एक ऐसा एक मिल जाए हमको, और विक्टिम कार्ड खेलने का जो मौका वो हमेशा खोजते रहते हैं, उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। राजभवन भी अपने राजधर्म का पालन कर रहा है, आपको भी अपने राजधर्म का पालन करना चाहिए। वैधानिक रूप से अगर यदि राजभवन का इस व्यवस्था में, जो संघीय व्यवस्था में अगर यदि उनको रखा गया है तो उनका भी कुछ उत्तरदायित्व है, दायित्व है, उनका भी कुछ लिमिटेशन है या काम करने का जो है वो कर रहे हैं। बाकी आप अपने तमाम मुद्दे, चाहे 1932 वाला मुद्दा हो, चाहे और बाकी मुद्दे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों के भावना के साथ खेलने का जो आपने एक 32 को तो बीजेपी भी सपोर्ट कर रही है, फिर क्या अड़चने आ रही हैं? ये तो सरकार से पूछना चाहिए। सरकार तो राजभवन में डाल रही है। सरकार राजभवन में डाल करके वो कहते हैं ना, जो अपने ऊपर कोई भी ये नहीं लेना है। देखिए, नियोजन पूरी तरह से राज्य का विषय है, वो समवर्ती सूची में भी नहीं है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाए। ये पूरी तरह से राज्य सूची का मामला है। नियोजन देना, नियोजन के लिए नियम बनाना ये राज्य का है। ये राजभवन का ठेलना और केंद्र को ठेलना, ये अपने जवाबदेही से भागने वाला है और लोगों को एक तरह से मूर्ख बनाने के लिए। तो कुछ तो लग रहा होगा ना, इसलिए ये कोशिश की जा रही है कि मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में रहे या उसे जीवित रखा जाए। हमेशा जीवित रखेंगे वो, क्योंकि एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जिसका सवारी करके वो सोच रहे हैं आगे वाला इलेक्शन भी हम पार कर जाएंगे। अमर बावरी पर्सनली क्या चाहते हैं 1932 खतियान को लेकर? सभी भावना के साथ हम लोग खड़े हैं। हम लोग यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो मूलवासी लोग हैं, उन्हीं के लिए अलग झारखंड राज्य बना। और आपको याद दिलाना चाहेंगे, हम लोग जब थे सरकार में, रघुवर जी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, तो हम लोगों ने 24 जिलों को 10 साल के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी के लिए रिजर्व करके रखा था। आज जितनी भी वैकेंसीज में 3rd और 4th ग्रेड के स्थानीय लोग दिख रहे हैं वो इसलिए थे क्योंकि हम लोगों ने 100% रिजर्व करके रखा था। इस सरकार ने तो ओपन टू ऑल कर दिया सभी के लिए 1932 की बात करके। अगर वो व्यवस्था भी बनी रहती तब भी लोगों को यहाँ मौका मिलता। और जो हमारा आरक्षण की श्रेणी के लोग हैं उसको तो खतियान के आधार पर नौकरी मिलता ही है, बाकी लोगों के लिए हम लोगों ने फ्रीज कर दिया था। लेकिन इन्होंने तो जनरल्स के, जिस तरह से मैट्रिक वाले बाहर यदि यहाँ के मूलवासी भी हैं, बाहर में यदि उनके बच्चे पढ़े लिखे कर लिए तो उनके साथ भी यहाँ एक तरह से दोहरा मापदंड अपनाया गया। तो कुल मिलाकर के सत्ता में आने के लिए कुछ भी कह जाइए और सत्ता में आने के बाद जितने तरह के बहाने बना सकते हैं वो बनाइए। लेकिन यहाँ के छात्रों को तो हमेशा छला गया, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर जेएमएम की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में छात्र हमेशा सड़कों पर ही नजर आए और जो भी विपक्ष में होता है वो वादा करता है, दावा करता है कि मेरी सरकार आने दीजिए। ऐसा क्यों? कब तक यहाँ के युवा इसी तरह इंतजार करते रहे? देखिए, झारखंड बनने के बाद स्थानीय नीति परिभाषित हो ऐसा कहते हुए 14 साल तक लोगों को वंचित रखा गया। कई एक युवा
अपने सपने संजो करके अपने उम्र के दहलीज को पार कर गए। तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक ठोस निर्णय क्यों नहीं लेते? मैं उसी में आना चाह रहा हूँ। 14 साल तक किसी भी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। हेमंत सोरेन जी को भी मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला 2014 के पहले, 14 महीना पहले 2013 में। लेकिन उन्होंने स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात करके अर्जुन मुंडा जी के सरकार से अपना विड्रॉल किया और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 14 महीने तक उन्होंने इसमें कोई परवाह नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तब हम लोगों ने स्थानीय नीति को परिभाषित किया और 1 लाख से ज्यादा सरकारी नियोजन करते हुए लोगों के जीवन को आगे बढ़ाए, युवाओं को आगे बढ़ाए, सब एक्सेप्ट भी कर लिया, आगे बढ़ गए थे सारा कुछ। फिर इन्होंने 1932 और 5 लाख नौकरी और ऐसा करके देके उन्होंने जो किया, आज देखिए फिर झारखंड को अधर में डाल दिया। हमारे समय की जो वैकेंसियां थी उसमें जो नियोजित होने वाले लोग थे, आज कितने अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का काम किया। एक जड़ता को हम लोगों ने हैमर्ड करते हुए, वो जड़ता को तोड़ते हुए झारखंड के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए प्रशस्त किया, जिसको यह सरकार जो वर्तमान में सरकार है, कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार, जेएमएम जिसमें नेतृत्व कर रहा है, इन्होंने फिर से झारखंड को पीछे ढकेल दिया, झारखंड को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया है। इसकी पूरी जवाबदेही इस वर्तमान हेमंत सोरेन जी की जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को। एक और मांग झारखंड में जोर पकड़ता जा रहा है बावरी जी, कुर्मी आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने इस विषय पे बात करी है। लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया है कि अपने जितने भी अपने वरिष्ठ नेतृत्व है उनसे बात करके इस विषय पे वो अपना वक्तव्य रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जुड़े हुए थे और साफ तौर पर उन्होंने दावा किया है कि लोकसभा की जो यहाँ झारखंड में 14 सीटें हैं वो 14 की 14 इस बार एनडीए के खाते में आएंगी। बहरहाल इस तरह के दावे तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और लगातार 24 के 64 में आपको हम दिखाते रहेंगे कि किस तरह से चुनावी बिसात सज रही है। बहुत शुरुआत है ये, आगे धीरे धीरे आपको नजर आने लगेगा कि वो बिसात कैसे और किस तरीके से सजाई जा रही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।